गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस इकोलॉजी की क्लास में। और आज हम बात कर रहे हैं जीरोफाइट्स जनरल इंट्रोडक्शन की, अर्थात मरुद्भिद पादपों के बारे में एक सामान्य परिचय की। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मरुद्भिद पादपों के कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं और किस तरीके के जो है ये आवासों में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मरुद्भिद जो है एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मरु प्रदेशों में पाए जाते हैं, अर्थात मरु प्रदेशों में उद्भिद होने वाले पादप या जन्म लेने वाले पादप जो है वो मरुद्भिद कहलाते हैं। तो ये जो पादप हैं वो ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ही कह सकते हैं कि अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा कमी रहती है पानी की। तो ऐसे जो जलाभाव वाली स्थितियों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें ही हम जीरोफाइट्स या मरुद्भिद प्लांट्स कहते हैं। और ये जो पादप हैं वो दीर्घ काल तक शुष्क परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, अपने अंदर ऐसे लक्षण विकसित करते हैं ये, जिससे कि इन शुष्क परिस्थितियों में ये जीवन यापन करने में सफल हो पाते हैं। तो इन पादपों में हम देखें तो जलाभाव के प्रति या शुष्कता के प्रति जो है सहिष्णुता पाई जाती है, अर्थात लड़ने की क्षमता पाई जाती है। क्योंकि इन मरुस्थलीय आवासों में हम देखें तो जल की यहाँ पर चूँकि अत्यंत कमी होती है, तो ये जो पादप हैं जीरोफाइट्स प्लांट वो इस तरीके के अपने अंदर अनुकूलन विकसित करते हैं जिससे कि पानी की कमी से ये अपने जीवन को बचाए रखें ऐसी परिस्थितियों में भी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मरुस्थलीय आवास होते हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल आवास होते हैं जीवन के लिहाज से। तो ऐसे में ये जो पादप हैं वो अपने आप जो है अपने अंदर लक्षणों को विकसित करके, अनुकूलनों को विकसित करके इस तरीके के प्रदेशों में रह पाते हैं। तो अगर हम इनकी कुछ परिभाषाओं की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनकी जो परिभाषा है जीरोफाइट्स की वो अलग अलग तरीके से दी है। सिंपल के अनुसार हम देखें तो ऐसे पादप जो जलाभाव की परिस्थितियों में अपनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं। अर्थात ये जो प्लांट्स हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं, कम से कम जो है ये वाटर लॉस होने देते हैं अपने पत्तियों या तने के माध्यम से। तो सिंपल ने जो है उनको माना है जीरोफाइट्स। जेंटल ने जो है दूसरी तरफ हम देखें तो मरुद्भिद पादपों को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि शुष्क आवासों में उगने वाले मरुद्भिद वे पादप होते हैं जो विशिष्ट आंतरिक रचनाओं व कार्य के गुणों के कारण अपने जीवन में वायुमंडलीय तथा मृदीय शुष्कता के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होते हैं। अगर हम इस परिभाषा को देखें जेंटल की परिभाषा तो जो है ये काफ़ी विस्तृत है, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो है कार्य के गुणों का जो है यहाँ पर उल्लेख किया है। आंतरिक संरचना रचना और कार्य की गुणों के कारण जो है ये पादप वायुमंडलीय और जो मृदीय शुष्कता होती है उसके प्रभाव को सहन करने में ये सक्षम होते हैं। तो अगर हम देखें तो समग्र रूप से ये ऐसे पादप हो गए जो पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जल का अभाव होता है, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जल जो है ये पादप अवशोषित नहीं कर पाते हैं। कई बार जो है जल की अधिकता तो होती है लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जल उपस्थित होते हुए भी पादप जो है उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिन आवासों की अभी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो पादप हैं वो मरुद्भिद की श्रेणी में रखे गए हैं। अब मरुद्भिद पादपों की हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में मरुद्भिद जो आवास हैं उनकी भी हम यहाँ पर एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। मरुद्भिद आवास की अगर हम देखें तो मरुद्भिद जो आवास होते हैं या जीरोफाइटिक जो हैबिटाट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहली जो श्रेणी है वो है भौतिक दृष्टि से शुष्क आवासों की या फिजिकली ड्राई हैबिटाट्स की। फिजिकली ड्राई हैबिटाट्स की हम बात करें तो ये जो अपने स्थल हैं यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है और ज़मीन में जो है पानी की संग्रहण की क्षमता नहीं होती है। और ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो फिजिकल ड्राई हैबिट्स वो चट्टानी और बालू मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार के आवास, क्योंकि यहाँ पर मृदा के अंदर ना तो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है ना ही उसको होल्डिंग कैपेसिटी होती है।
तो ऐसे में यहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं कि जो वर्षापात होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में यहाँ पर वर्ष भर लगभग अगर हम कुछ दिनों को छोड़ दें तो शुष्कता बनी रहती है। जैसे राजस्थान में बात करें हम, तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल वाला जो इलाका है पूरा, वो इसी श्रेणी में आता है जिसमें फिजिकली ड्राई हैबिटाट्स की श्रेणी में आता है। यहाँ पर पानी की जो है अत्यंत कमी पाई जाती है। तो फिजिकली ड्राई हैबिटाट्स के अंतर्गत मरुस्थल, सैलखंड, पथरीली जो भूमि होती है वो जो है इस तरीके के आवासों में रखी जाती है। दूसरे प्रकार के अगर हम आवास देखें तो वो हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटाट्स, अर्थात कार्य के रूप से शुष्क आवास। ये इस प्रकार के आवास होते हैं जहाँ पर मृदा और पर्यावरण के अंदर जो है जल की मात्रा तो प्रचुरता में पाई जाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते, जैसे कि अति न्यून तापमान या मृदा का जो जल है उसमें लवणीयता की अधिक मात्रा के कारण पौधे जो हैं इस जल को आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आवास हैं वो फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटाट्स कहलाते हैं कि यहाँ पर पानी उपलब्ध तो है, जल उपलब्ध होता है, लेकिन वो जल पादपों के लिए किसी काम का नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें जो पादप पाए जाते हैं विशेषकर बर्फ़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो है पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं तो जो जल है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है और बर्फ़ को जो है प्लांट्स जो हैं वो अवशोषित कर नहीं सकते। तो ऐसे में यहाँ जल जो है उपस्थित होते हुए भी पादपों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो कहलाते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटाट्स कहलाते हैं। इसमें जो है बर्फ़, लवणीय, अम्लीय जल जो है इसके उदाहरण हैं। साथ ही अगर हम देखें तो जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर खारे पानी की अधिकता होती है, वहाँ भी इस तरीके के आवास जो है निर्मित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पादप जो है ज़्यादा अम्लीयता के कारण अपने आप को अनुकूलित करते हैं वाटर की कमी के लिए। तीसरे प्रकार के जो आवास हैं वो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्राई हैबिटाट्स हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों प्रकार की शुष्कता पाई जाती है। यहाँ पर जल भी उपलब्ध नहीं होता है मिट्टी के अंदर देखें तो, और साथ ही जो है पादप उसको अवशोषित कर पाने में भी एक सक्षम होते हैं। जल संग्रहण की क्षमता भी यहाँ नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम होती है, और पादप जो है वो कार्य के रूप से भी जल ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। उदाहरण है इसके पहाड़ों के ढलान। तो ये तो बात हो गई इन ड्राई हैबिटाट्स के प्रकार की कि किस तरीके से जो है पादप देखने को मिलते हैं इन हैबिटाट्स के अंदर। अब हम बात करेंगे मरुद्भिद पादपों के आवास स्थल के अनुसार वर्गीकरण की, अर्थात मरुस्थल ये जो परिस्थितियां हैं जो कि अलग अलग होती हैं, और इन अलग अलग परिस्थितियों में जो पादप पाए जाते हैं उनको हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहली जो कैटेगरी है वो है शैलोद्भिद की या लिथोफाइट्स की। ये लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पहाड़ों, अनावृत चट्टानों, पथरीली भूमि इस पर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है इसमें शीतोद्भिद की या क्रिप्टोफाइट्स की। शीतोद्भिद जैसा कि नाम से ही हम जान पा रहे हैं कि ये जो है शीत क्षेत्र में प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि बर्फीले पर्वत हैं, टुंड्रा प्रदेश हैं, इनमें जो पाए जाने वाले पादप हैं वो क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है बालुकोद्भिद या सेमोफाइट्स। यहाँ पर ये लिथोफाइट्स जो है वो त्रुटिवश लिखा गया है, तो ऐसे में आप इसको लिथोफाइट्स ने पढ़ करके बालुकोद्भिद को सेमोफाइट्स पढ़ें। तो सेमोफाइट्स जो है या बालुकोद्भिद जो पादप हैं वो ऐसे होते हैं कि जो मरुस्थल में उपस्थित रेत या बालू के टीलों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एक्जिलोफाइट्स की या अम्लो मृदोद्भिद की। जैसा कि हम नाम से ही जान पा रहे हैं कि ये जो पादप हैं वो अम्लीय मृदा या अम्लीय जल वाली जो क्षेत्र होते हैं उसमें उगने वाले जो पादप हैं वो अम्लो मृदोद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं जो लवणीय झील या मृदा में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनको हम लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहते हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में जो है छोटे प्रश्नों में भी कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्जिलोफाइट्स क्या हैं या हेलोफाइट्स क्या है, इस तरीके से।
तो ये तो हो गए मरुद्भिद पादपों का क्लासिफिकेशन अर्थात इनका वर्गीकरण। और अब हम बात करेंगे कि ये जो प्लांट्स मरुस्थलीय परिस्थितियों में जो पाए जाते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता पर आधार के अगर हम देखें तो इनकी जो ये कैपेसिटी है कि ये शुष्कता से कितना प्रतिरोध कर सकते हैं, इस पर आधारित जो इनका वर्गीकरण है वो 3 प्रकार में इसको बांटा गया है। जिसमें पहले जो प्लांट्स हैं वो हैं अल्पकालिक वार्षिक या अल्पकालिक पादप, जिनको हम एफिमेरल्स कहते हैं। एफिमेरल्स जो हैं इनको हम कह सकते हैं दूसरी ओर कि ये जो पादप हैं वो जलाभाव से पलायन करने वाले पादप होते हैं। इन्हें हम सूखे से बचने वाले पौधे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पादप है वो शुष्क परिस्थितियों से एक तरीके से कहें तो लड़ते नहीं हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इनको हम इसीलिए शुष्कता से बचने वाले पौधे भी कहते हैं। ये पादप हालांकि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो है पादप अपना जीवन चक्र छोटा रखते हैं, जिसके कारण जैसे ही अधिक शुष्कता की जब परिस्थितियां आती हैं तो ये पादप उससे पहले ही अपने बीज फल इत्यादि बना लेते हैं और एक जो ड्राई पीरियड है उसको इन संरचनाओं के माध्यम से निकालते हैं। इन पादपों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है और जलाभाव की परिस्थितियां आने से पहले ही ये जैसा कि आपको बताया बीज उत्पन्न कर लेते हैं और मृत हो जाते हैं। इनका काफ़ी छोटा काल होता है इन पादपों का। इनको अल्पकालिक जो है पादप हम इसीलिए कहते हैं। उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, केसिया टोरा, सोलेनम जेंथोकार्पन, इसके अलावा मोल्युगो सर्वियाना। इसके अतिरिक्त और भी हम देखें तो पेडेलियम, क्लियोम, गायरेंड्रोप्सिस, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं अल्पकालिक वार्षिक प्लांट्स में। ये जो पादप होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पादप जब इनके लिए अनुकूलित मौसम होता है, नमी वाला मौसम होता है थोड़े समय के लिए, तब इनका जो है जीवन शुरू होता है और महीने से 2 महीने 3 महीने के अंदर ये अपना जीवन चक्र पूरा करके समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये पादप अल्पकालिक कहलाते हैं। दूसरी जो श्रेणी है इसमें वो है मांसलोद्भिद की या सक्लेंट्स प्लांट्स की। तो सक्लेंट्स प्लांट्स जो हैं जिनको हम गूदेदार पादप भी कहते हैं, ये जो पौधे हैं ये अपना जीवन काल पूरा रखते हैं, अर्थात लंबे समय तक जीवित रहते हैं। पहली वाली कैटेगरी की तरह नहीं है इनके साथ स्थिति। तो ये पौधे जो हैं मांसल मरुद्भिद पादप होते हैं जो कि जल संचय की करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर जो है जल का संचय होता है, इसलिए गूदेदार प्लांट्स होते हैं। इन पादपों के अंदर इनके जो भाग हैं, तना, पत्ती, ये जो है वो गूदेदार हो जाते हैं और उनके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि पानी को जो है संचित करने की क्षमता होती है। इनकी आंतरिक संरचना में हम देखें तो पतली भित्ति वाली जो मृदुता की कोशिकाएं होती हैं उनका बाहुल्य पाया जाता है और इन कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, पेंटोशंस पदार्थ की अधिकता होती है, जिसके वजह से ये जल के अणुओं को अपने अंदर बांध लेते हैं और उसकी साथ जो है ये एक तरीके से लंबे समय तक ये उसको संचित रख पाते हैं। और इसीलिए इन पादपों को हम गूदेदार पौधे भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पत्तियां हैं या इनका तना है उनके अंदर गूदा पाया जाता है। इनका स्तंभ गूदेदार हो सकता है, इनकी पत्तियां गूदेदार हो सकती हैं, जैसा कि हम अपने आसपास इन पादपों को देखते भी हैं। जैसे कि हमने देखा कि एलोवेरा है जिसमें पत्तियां अगर हम देखें तो एलोवेरा के अंदर पत्तियां जो होती हैं वो मोटी पाई जाती हैं, चरमिल लेतरी पाई जाती हैं। इसके अलावा नागफनी देखें हम तो नागफनी के अंदर जो तना होता है वो काफ़ी मोटा चरमिल जो है पाया जाता है, जिसको हम पर्णाव स्तंभ कहते हैं। पत्तियां हालांकि नागफनी के अंदर कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, लेकिन जो तना है वो रूपांतरित होकर के पत्ती की जैसी संरचना बनाता है और मोटा हो जाता है। इन पादपों को हम मृदुपर्णी मरुद्भिद भी कहते हैं। मेलकोफिलस जीरोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो पर्ण होती हैं वो एक तरीके से मोटी और नरम मिलती हैं। लेथरी पर्ण इनके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत सालसोला, ट्रेडेंस्केंस या इस तरीके के पादपों को भी जो है सम्मिलित किया जाता है। तो
तो ये जो पौधे हैं, इन पौधों के अंदर जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि जो गूदेदार जो भाग है वो अपने अंदर जल को संचित रखता है। हालांकि ये जो पौधे हैं इनको भी एक तरीके से वास्तविक मरुद्भिद नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो है अपने अंदर जल का संचय करते हैं। हालांकि ये मरुद्भिदी पादप हैं, लेकिन अगर हम वास्तविक मरुद्भिदी पादपों की बात करें तो उसकी कैटेगरी तीसरी है, जिसकी हम बात अभी करेंगे, और वो है अमासलोद्भिद मरुद्भिद या नॉन सक्लेंट्स प्लांट्स। अमासलोद्भिद मरुद्भिद पादप जो हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम सत्य मरुद्भिद पौधे कहते हैं, जिनमें ना तो गूदेदार पार्ट्स पाए जाएंगे, और ये जो पादप हैं अपना इनका जीवन काल भी बहुत लंबा होता है, और इनके अंदर जो है वास्तविक मरुद्भिद अनुकूलन जो है हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो अनुकूलन हैं वो आकारिकीय, शारीरिकीय, कार्य तीनों प्रकार के लक्षण इनमें विकसित हो जाते हैं, जो कि इनको शुष्क परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। ये पादप जो होते हैं प्राय काष्ठीय और बहुवर्षीय झाड़ी अथवा वृक्ष स्वभाव के होते हैं। हम अपने आसपास इस तरीके के बहुत सारे पौधों को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है इस तरीके के पौधों की बहुत बहुलता पाई जाती है। और ये जो पादप हैं वो अपने अंदर ऐसे अनुकूलन विकसित कर लेते हैं जिसके कारण ये जो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं उनको आसानी से सहन कर जाते हैं। इन पादपों में जो है जड़ें की बात करें तो जड़ें अत्यधिक गहरी होती हैं, कोशिका उच्च परासरण दाब और वाष्पशोषण की गति धीमी पाई जाती है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो काफ़ी सारे उदाहरण हैं, अकेसिया निलोटिका, जिंजिफस जुजुबा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैप्रिसेफाइला, नेरियम, सेल्वडोरा। इस तरीके के जो पादप हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं, और इनको जैसा कि आपको बताया कि इनके अंदर जो है सभी लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो कि इनको इस प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। इनके अनुकूलनों की बात हम एक अलग से वीडियो में भी करेंगे, जिसमें इनमें पाए जाने वाले शारीरिक अनुकूलन और साथ ही आकारिक के अनुकूलनों की चर्चा करेंगे। आप इस जो है फोटोज में देख सकते हैं कि किस तरीके से मरुस्थलीय पादप होते हैं। देखिए नागफनी है, और ये भी कैक्टस की, इधर ये कैक्टस है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पादप जो है वो पाए जाते हैं। सक्लेंट्स प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, ये देखिए नागफनी, और ये जो इधर कैक्टस है ये सक्लेंट प्लांट्स हैं, जिसमें तने और पत्तियां जो है किस तरीके से गूदेदार हो जाते हैं। एक तरफ ये जो है वास्तविक जीरोफिटिक प्लांट है, आग की बात कर रहे हैं या फिर देसी बबूल की बात करें, और इसके साथ ही हम अपने आसपास बहुत सारे वीड्स के रूप में जो है छोटे प्लांट देख सकते हैं, जिनको हम अल्पकालिक मरुद्भिद कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करी सामान्य परिचय की मरुद्भिद पादपों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि इन पादपों में किस तरीके से शारीरिक अनुकूलन और आकारिक अनुकूलन पाए जाते हैं। थैंक यू।